सबसे पहले अगर सत्र की बात करें तो इस सत्र का नाम है स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं तो हमें याद होगा कोरोना काल, जब किस तरह से डॉक्टर्स के सामने, समाज सेवियों के सामने तमाम चुनौतियों था जिनका डॉक्टर्स ने डटकर सामना किया। जब हम सब घर में मौजूद थे तब वो डॉक्टर्स अस्पताल में अपनी फैमिली की बिना चिंता किए किस तरह से मरीजों की सेवा कर रहे थे, ये हम सब ने देखा। वर्षा जी बिल्कुल अनन्या, और इस सत्र को होस्ट करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ब्यूरो चीफ और गुड़गांव दीपक शर्मा जी को। साथ ही आपको बता दूं कि इस सत्र में हमारे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ने वाले हैं। कैनविन फाउंडेशन के फाउंडर समाजसेवी डॉक्टर डीपी गोयल को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुशीला कटारिया भी मौजूद होंगे, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और डॉक्टर वीरेंद्र यादव सीएमओ ऑफ गुरुग्राम भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दीपक, ओवर टू यू। धन्यवाद। हम आज बात कर रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम शाइनिंग हरियाणा, एक कॉन्क्लेव 2022। शाइनिंग हरियाणा, जगमगाता हरियाणा, चमकता हुआ हरियाणा। हालांकि यूं तो हरियाणा में विकास की तमाम बुलंदियों की ओर बढ़ता देखा हमने, तमाम मुद्दे रहे, तमाम बातें रही, लेकिन बीते अगर हम 2 वर्षों की बात करें तो कई बड़ी चुनौतियां भी इस पूरी दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने थी, पूरे देश के सामने थी, पूरे प्रदेश के सामने थी। हम बात कर रहे थे कोरोना काल की, और जब बात की जाती है कोरोना काल की तो कुछ जब तमाम लोगों के सामने बड़ी चुनौती, एक संकट का समय था, तो उस संकट से उबारने के लिए हमारे सामने जो सबसे बड़ा रास्ता, जो सबसे बड़े अगर चेहरों की बात करें वो था स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स जिनको भगवान कहा जाता है। और वो उन्हीं से हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, इस शाइनिंग हरियाणा की, जगमगाते हरियाणा की बात करेंगे। और हम सबसे पहले आपको परिचय कराना चाहेंगे, हमारे साथ में चीफ मेडिकल ऑफिसर गुरुग्राम डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर सुशीला कटारिया। डॉक्टर सुशीला कटारिया की बात की जाए तो सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन मेदांता अस्पताल है। उनके साथ साथ हमारे साथ में है कैनविन फाउंडेशन के यहाँ पर फाउंडर की बात की जाए डीपी गोयल हमारे साथ हैं, जो कि फाउंडर है कैनविन फाउंडेशन के। सेवा के तौर पर ये आगे रहे थे, इस दौरान इन्होंने भी तमाम चुनौतियां देखी। तो इसकी शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बात करेंगे। तो जब बात पूरी, क्योंकि ये चुनौती ना सिर्फ प्रदेश, देश या बल्कि पूरे दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने थी, लेकिन ऐसे में गुरुग्राम की बात की जाती है तो गुरुग्राम में भी पूरे विश्व से तमाम देशों के लोग यहाँ रहते हैं। बड़ी चुनौती, एक आंकड़े की बात करें तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़ा यहाँ पर देखा गया। किस तरीके से अगर हम बात करें, पहली वेव, दूसरी वेव, उसके बाद तीसरी, पहली खतरनाक थी, दूसरी उससे ज्यादा खतरनाक हुई, लेकिन तीसरी आंकड़ों में देख रहे थे फिलहाल कुछ राहत रही। अब आप किस तरह देखते हैं आगे की परिस्थितियों को, और खासकर कितनी चुनौती थी स्वास्थ्य विभाग के सामने? दीपक, थैंक यू। पहले तो शाइनिंग हरियाणा में जो भी लोग मौजूद हैं उन सबको धन्यवाद, और आज के कार्यक्रम के लिए आपके चैनल को बधाई। जहाँ तक दीपक बात करी जाए कोविड की या कोरोना की, पहली वेव में एक चुनौती ये थी कि सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। दूसरी वेव में हमने कुछ सीखा, लेकिन वो संभवतः वेरिएंट इतना खतरनाक था कि हम लोगों को काफ़ी दिक्कत आई। और तीसरी वेव में हम अच्छे से, कुछ कारणों से हम उसका मुकाबला कर पाए। सबसे मुख्य कारण तो ये था कि हमने पहली 2 वेव से जो सीखा, उसके बाद हमने जो वैक्सीनेशन पे काम किया, ना केवल गुड़गांव बल्कि पूरे हरियाणा और उसके बाद पूरे देश ने जो वैक्सीनेशन पे काम किया, वो शायद संभवतः दुनिया के लिए एक सबक है। इतनी वैक्सीनेशन कर पाना इतने कम समय में कोई भी विकसित देश नहीं कर पाया, जो शायद हम अगर बात करें प्रदेश की या देश की हम ये करें। और गुड़गांव के लिए तो आप खुद साक्षी हैं, ना केवल WHO बल्कि बड़े बड़े आपके, अगर मैं चैनल्स की या प्रिंट मीडिया या ऐसे कोई न्यूज़ की बात भी करूं तो वॉल स्ट्रीट जर्नल तक ने भी ये बात कहा, एंड इवन टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये बात लिखी गई कि अगर कुछ सीखना है कोविड वैक्सीनेशन में या कोविड के काम में, तो देश या दुनिया के लोग जो हैं इस जिसको कहना चाहिए जिले से या इस डिस्ट्रिक्ट से सीखें। चुनौतियां हमेशा रही। आप याद करें, डॉक्टर सुशीला, आपको याद होगा संभवतः
मैं उस वक्त मेवात में था और पहली चुनौती ये आई कि पहला केस या जो पहले केसेस जो थे कोविड के वो मेदांता में थे। अगर मैं इटालियंस की बात करूं, या 12 या 13 जो इटालियंस थे। लेकिन आपसे ज्यादा फिर मुसीबत जिसको कहूं या मैं कहूं जो सिचुएशन अचानक खराब हुई वो मेवात में, क्योंकि वो रीजन जो भी रहा मैं किसी का नाम नहीं लेता उसमें, लेकिन अचानक हमारे पास एक ही दिन में 38 केस आए और फिर एक सारा का सारा ध्यान ना केवल बल्कि हरियाणा का बल्कि पूरे देश का ध्यान एक बार नूह और मेवात की तरफ हो गया था। चुनौती ये रही कि हमेशा से उस वक्त मुझे अच्छे से याद है कि एक RT-PCR मशीन हुआ करती थी। डॉक्टर सुशीला, हम सब उसको रोहतक सारे केस हम भेजा करते थे। 3-3 दिन हमें लगते थे RT-PCR की रिपोर्ट आने में, कभी कभी 4-4 से 5-5 दिन लगते थे। लेकिन दूसरी वेव तक हमने चुनौती को हमने इसको पार पाया। ना केवल हमने अपने स्तर पे 2-2, 3-3 RT-PCR 24 घंटे में रिपोर्ट देना, और आज ये आलम है कि 28 लाख से ज्यादा हमने RT-PCR टेस्ट कर चुके हैं हम। अगर पर मिलियन टेस्ट की बात करें तो गुड़गांव जैसे और हरियाणा एकमात्र ऐसी स्टेट है जो पर मिलियन टेस्ट में संभवतः हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, और गुड़गांव 25 लाख की पॉपुलेशन की आबादी वाले शहरों में तो नंबर 1 पर है ही है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने इतनी RT-PCR और सुविधाएं इकट्ठी की कि हमने एंटीजन से ज्यादा RT-PCR करे ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। और मैं अपनी बात यहाँ से इसलिए खत्म करना चाहूंगा क्योंकि बाकी आप ये जो बात कह रहे थे चुनौती के साथ साथ जो सबसे अच्छा हमने काम करने की बात करी वो सभी ने देखा। लेकिन मैं सिर्फ 2 लफ्जों में ये बात बता सकता हूँ कि हमारी फर्टिलिटी आज भी 0.4 पर है। यानी आप इमेजिन करिए गुड़गांव जैसा जिला, जैसा आपने कहा, ऐसी हॉटस्पॉट जगह जहां 2,60,000 से ज्यादा क्यूमुलेटिव केसेस ऑफ कोविड के रहे, वहां पर भी अगर मृत्यु का आंकड़ा हमने कहें तो 1000 के आसपास समेट कर रखा। और इसमें मैं योगदान ना केवल अपना मानूंगा बल्कि सभी, चाहे वो कैनविन से रहे हों, चाहे कोई यूनाइटेड वेज या और NGOs रहे हों, और मेदांता हो या अन्य प्राइवेट अस्पताल, या मैं कहूं जो मिलकर हमने साथ काम किया, सामाजिक संस्थाओं ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, वो योगदान मुझे अच्छे से याद है। WHO की जो साउथ ईस्ट रीजन के हेड थे उन्होंने अहमदाबाद में स्टेटमेंट दी थी कि गुड़गांव से सीखें किस तरह सामाजिक संस्थाओं और प्राइवेट अस्पताल के साथ काम किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने बेहतर काम किया, स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम में बेहतर काम किया, क्योंकि वो आंकड़े सामने आते थे कि जब एक तरफ मध्य प्रदेश में हम बात करते थे इंदौर इस दौर में आगे गया तो उससे आगे गुरुग्राम निकल गया। पूरे भारत के आगे बात करें, यह था रिकवरी रेट में, यह था वैक्सीनेशन में, यह था लोगों को बेहतर सुविधाओं में। जब सरकार की बात की जाती थी, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाती थी, तो अक्सर इंदौर और गुरुग्राम, और ऐसे में गुरुग्राम ने कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे निकला। दिल्ली से छठा गुरुग्राम, जो कि प्रदेश सरकार के अगर स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं निजी अस्पतालों की, क्योंकि ये कोरोना की एक बीमारी, कोविड का एक ऐसा काल था कि ट्रायल के तौर पे सबके सामने थे, एक चुनौती के तौर पे सबके सामने था। और ऐसे में जब बात आती थी इलाज की तो कहीं ना कहीं नजर गुरुग्राम पर थी। और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो मेदांता अस्पताल में, क्योंकि वहां अगर बात की जाए सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन हमारे साथ डॉक्टर सुशीला कटारे हैं। ये तीनों दौर में अलग अलग दौर, हमने पहला दौर देखा, दूसरे में ऑक्सीजन की समस्या, ये तमाम चुनौती रही, तीसरे में आंकड़ा तो हम बढ़ते देख रहे थे लेकिन राहत की बात कहेंगे कि वो बात नहीं थी। लेकिन क्या माने कि तीसरा जिस तरीके धीरे धीरे शांत हुआ बढ़ते आंकड़े के बाद, क्या अब ये कोरोना काल, ये कोविड समाप्त हो चुका है? क्योंकि आपने बेहतर इसको समझा और इसका कहना कहीं इलाज भी लोगों को उपलब्ध कराया। धन्यवाद दीपक जी, और मैं भी आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हम जो है 2 साल और लगभग 8 दिन कोरोना से जूझते हुए हो गए हैं। सो पहले वेव में जहाँ पे 14 मरीज गुड़गांव में आए थे, और एक समय ऐसा था कि भारत के 80% मरीज इसी डिस्ट्रिक्ट में थे और मेरे हॉस्पिटल में थे। सो उस समय हमारा जो एक्सपीरियंस था वो कहते हैं दूसरों से सीख लेनी चाहिए। तो हम लोग इटली में और यूके में जो हो रहा था उसके हिसाब से हमने सोचा कि आगे क्या हो सकता है ताकि हम बीमारी से एक कदम आगे रहें। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम रही, इस बात को मैं सेकंड करती हूँ। इवन फर्स्ट और सेकंड वेव में भी, डेल्टा वेव में जहाँ पर हमारी हॉस्पिटल ICU मोर्टेलिटी 30% थी, कई देशों में वो 80 से 90% थी। और जो क्यूमुलेटिव हॉस्पिटल मोर्टेलिटी है वो फर्स्ट वेव में 3% थी, सेकंड वेव में 12% थी, और थर्ड वेव में तो 1% के नीचे रही है। सो ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि आपसी जो सामंजस्य सब लोगों का साथ में रहा। अच्छे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को करने से, अच्छा ट्रीटमेंट बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस के साथ करने से, और लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लोगों का होता है, वो डॉक्टर हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, या जो लोग जिनका हेल्थ केयर से नहीं लेना देना है, जो व्यापारी हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब ने मिलकर
जिनका बीमारी या हेल्थ केयर से कोई भी लेना देना नहीं था, वो भी गुड़गांव में सामने आए और हर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता था मैं क्या कर सकता हूँ। जिस डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा सामंजस्य हो वो पीछे तो रह नहीं सकती। अब आपका सवाल यह है कि अब क्या होगा। सो अगर हम स्पेनिश फ्लू के एविडेंस से जाएं और अब हम इससे जाएं कि हमने वैक्सीनेशन भी 100% कर दी है और जो है ये जो लास्ट में ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ वो भी मोर और लेस यूनिवर्सली माइल्ड सिम्टम्स देके निकल गया है, तो वी हैव रीच्ड ए हर्ड इम्यूनिटी। और वायरस को भी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मुझे ये लगता है कि अब हम एंडेमिक जोन में जा चुके हैं और ये मेरी फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसी है कि अब सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बच्चे स्कूल भी जाएंगे, पर हमें कॉशियस रहना चाहिए। बिल्कुल, ये इसी का शायद इंतजार लोगों को लंबे समय से है। पहले और दूसरे दौर लगातार खतरनाक हुआ, तीसरे के बाद कहीं ना कहीं आगे हम बात कर रहे थे कि सरकार ने अच्छा काम किया, स्वास्थ्य विभाग ने बेहतरीन काम किया, निजी अस्पतालों ने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि डॉक्टर्स का भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात, इस दौर में जब अस्पतालों में भी जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की बड़ी समस्या आई थी, तो ऐसे में कई निजी संस्थाएं भी साथ जुड़ी थी। उसमें हम एक निजी संस्था की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कैनविन फाउंडेशन की। और कैनविन फाउंडेशन से उसके फाउंडर डीपी जो गोयल है वो हमारे साथ है, क्योंकि ये बात की जाती थी इस तरीके से, अगर हम बात करें, डॉक्टर सुशीला कटारे कहते थे कि लोग आकर बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। यही एक शुरुआत हमने देखी थी कैनविन फाउंडेशन से। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि आपने किस तरीके से उसमें प्लाज्मा, और दूसरी दौर जब संकट का था वो ऑक्सीजन उपलब्धता कराना, ये शायद एक संकट का दौर था, लोगों के सामने चुनौतियां थी। अगर हम बात करें, शायद 3 सेंटर्स भी आपने अस्पताल गुरुग्राम के अंदर खोले। किस तरीके से अब आपने इस कदम को आगे चुना और कैसे आगे बढ़े, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, क्योंकि सरकार और निजी अस्पताल तो अपना काम कर ही रहे थे, आप लोग क्योंकि जब एक संगठन, एक संस्था सामने आती है तो किस तरीके की चुनौतियां आप लोगों के सामने थी? धन्यवाद दीपक जी। और मैं सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं हमारे सारे भारतवर्ष को कि हमने कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। और मैं कहता हूं, डॉक्टर सुशीला ने जैसे बताया कि हम उसको हरा चुके हैं और आगे भी भगवान की दया कृपा रही तो आगे ये मंजर हमारे को देखने को नहीं मिला। ये मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और जो सबसे बड़ी बधाई देना चाहता हूं मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही एक जैसे आर्मी बन के काम किया। और शहर जो बिल्कुल ही नहीं जानता था कि हम कैसे क्या करें, अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, उसमें हमारे जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने एक लीड पे रह के उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक लीड किया। और डॉक्टर अनुज गर्ग जी और पूरी इनकी टीम, MP सिंह जी, बहुत अच्छे तरीके से इनकी सारी UPSC CHC सेंटर ने एक ऐसा काम किया जो अपने आप में अनूठा था और अभूतपूर्व रहा। जहां तक कैनविन फाउंडेशन की बात दीपक जी आपने करी, हमारा कैनविन फाउंडेशन का एक मकसद है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे हर घर तक मुहैया हो, कैसे वो अफोर्डेबल भी हो, अप्रोचेबल भी हो और सबसे बड़ी बात विश्वसनीय हो। इस मॉडल में पिछले 3 साल से हमने काम करना शुरू किया था। और बीच में एक हमारे को ऐसा समय देखने को आया, एक जो कोरोना का एक जो मैं कहूं कि एक विश्वव्यापी महामारी हमारे को देखने को मिली, तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती थी कि हम इस पे काम करें। यहाँ तो हम हेल्थ सेक्टर में काम कर ही रहे थे, डॉक्टर सुशीला कटारे ने जैसे बताया कि हर आदमी एक अपनी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी लेके आगे बढ़ रहा था कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो मैं जहां सरकार ने काम किया, शासन ने काम किया, प्रशासन ने काम किया, तो सबसे बड़ी जो हमारे को इस कोरोना काल में देखने को मिला कि एकजुटता, कैसे समाज एक दूसरे के काम आने की जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको उसने दोबारा से दोहराया। और हम सब ने मिलकर अपने सोसाइटी वाले ने परिवार की तरह सोसाइटी का पालन किया, अपनी गली ने गली वालों ने किया, परिवार में परिवार वालों ने किया। जहां तक चुनौतियों की बात आपने करी, ऑब्वियसली जहां सबके लिए चुनौती थी, कैनविन फाउंडेशन के लिए बहुत चुनौती थी। और मुझे वो टाइम याद आता है सेकंड वेव का, जब हम CMO साहब, हम DC साहब मिलकर प्लानिंग करते थे कि कैसे ऑक्सीजन के बेड अवेलेबल हों, कैसे हम ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाए। प्लाज्मा की एक बहुत बड़ी मुहिम डॉक्टर अनुज गर्ग जी ने और वीरेंद्र यादव जी ने चलाई, तो उन्होंने हमारे को याद किया। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और बताते हुए आज बड़ा गर्व होता है कि करीबन 700 लोगों को हमने अपनी पर्सनल कन्विंसिंग से हमने प्लाज्मा दिलवाने का काम किया। और उस प्लाज्मा के रिजल्ट भी इतने अच्छे थे कि 95% तक हम जान बचा पाए। तो ये सभी की एकजुटता की वजह से है। जहां तक आगे की बात हम देखते हैं, तो आगे भी मैं कहता हूं कि चुनौतियां क्या पता कब आ जाएं, हमें उन चुनौतियों के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए दीपक जी हमें 360 डिग्री प्लानिंग करने की जरूरत है। देखिए, गुड़गांव की आबादी 40 लाख के आसपास, ऑफिशियली 25 लाख, जैसे वीरेंद्र यादव जी ने बताया। मैं कहता हूं कि 40 से 50 लाख तक की आबादी हमारे गुरुग्राम की शहर की है। लेकिन सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत की, लेकिन आगे भी हमारे को उन व्यवस्थाओं को और ज्यादा तरीके से व्यवस्थित करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं हेल्थ सेक्टर में जो काम करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है।
कैनविन फाउंडेशन भी जो भी मुहिम सरकार की होती है उसमें कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहा है और आगे भी तैयार रहेगा। ये मैं आज आपके व्यूवर्स को और हमारे गुरुग्राम वासियों को एक वादा देना चाहता हूँ। आपके इसी जज्बे को कहना की सराहना की जाती है इसकी, क्योंकि तमाम लोगों की बात थी, हम बात कर रहे थे आंकड़ों की। हालांकि डॉक्टर सुशीला करे ने एक बात कही कि ये एंडेमिक दौर यानी कि अब खत्म क्यों हो रही, क्योंकि तीसरी वेव के बाद हमने जिस तरीके से देखा कि आंकड़े थे लेकिन अब उसमें आगे हम कहा जा सकता है कि हमें उसकी चिंता नहीं, और लोग अब कहीं ना कि दोबारा सामान्य जिंदगी पर जो है कहीं ना कि लोग वापस जीने लगे हैं, लोग वापस अपने बाजारों में वो चहल पहल नजर आ रही है, जगमगा रहा है, अब हमारा देश जगमगा रही है दुनिया। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात करना चाहेंगे, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, हम उनसे बात करेंगे। आंकड़े अभी भी कहीं ना कहीं हम देख रहे थे, शुक्रवार के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 390-400 अभी भी एक्टिव केस सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार हैं। प्रतिदिन 70-80 के करीब मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। ये खासकर किस तरीके से सामने आ रहे हैं, और हमने देखा कि उस दौरान सीएसआर के साथ आपके साथ और लोग भी जुड़े। हालांकि कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये तमाम वैक्सीन तो थी, आपने स्पुतनिक जैसी वैक्सीन ये भी आगे आपने लोगों को उपलब्ध कराई, निःशुल्क उपलब्ध कराई। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के सामने कितने प्रतिदिन अभी जांच हो रही है, टेस्ट गुरुग्राम की बात करें तो, और किस तरीके से ये आंकड़े सामने अभी आ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, शुरुआत एक बार मैं वापस वहीं लेके आऊंगा जहां डॉक्टर सुशीला ने कहा था। आप याद करिए, और मैं सभी के लिए शायद एक बार पहले भी हम जब मंच पर बैठे थे हमने बात की थी कि सेंचुरी में शायद, या जिसको कहते हैं ना शताब्दी में एक ही बार आप, या अपने जीवन में आप एक ही बार महामारी देख पाते हैं, तो संभवतः 3 जनरेशन होती हैं और उस एक जीवन का मतलब आप ये ना लगाइए कि आप अपना जीवन यानी दादा पोता और ऑफ कोर्स पिता तो रहा ही है, तो एक यही एक पूरे जो है जनरेशन इस तरह से देख पाती है। तो चाहे वो प्लेग रहा हो, चाहे स्पेनिश फ्लू की हमने बात करी हो, तो अल्टीमेटली हम शायद वही बात हो गए। तो एक किसी भी पेंडेमिक की लाइफ जो होती है वो 2 से 3 साल होती है, और 2 साल और 8 दिन, मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर सुशीला, 2 साल और 8 दिन इसके हम पूरे कर चुके हैं। तो संभवतः ये आखिरी साल है। एक बार आप सब खुश भी हो सकते हैं और सोच सकते हैं, लेकिन वही बात जो डॉक्टर सुशीला ने कही थी मैं भी दोहरा रहा हूँ, कॉशियस रहना पड़ेगा। और दीपक, अब आपकी बात पे आता हूँ, टेस्ट आज भी, आज का मैं लेटेस्ट आंकड़ा अगर मैं बताऊं संभवतः देर शाम तक मिलता है, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो 150 के आसपास अगर केस हरियाणा के टोटल थे 158 केस, तो हमारे अगर उसमें 50 के करीब केस रहे होंगे। आज शायद संभवतः 125 के आसपास केस आएंगे हरियाणा में, 45 के आसपास गुड़गांव के केस होंगे। लेकिन हमने एक बात की, डॉक्टर सुशीला एग्री करेंगे इस बात से, हमने कभी टेस्टिंग से कभी भी नाता जिसको कहना चाहिए या उसको कम करने की कोशिश नहीं। We are not afraid of number of cases. Number of cases जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा कंट्रोल होता है अगर आप टेस्ट करके निकालते हैं तो। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, टेस्ट खुद करते हैं तो, अदरवाइज क्या होगा, आपका कम्युनिटी में छुपा रहेगा तो आपकी मोर्टेलिटी बढ़ेगी, मोर्बिडिटी बढ़ेगी, आपका उस पेंडेमिक की लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको आज भी बात बताऊं, गुड़गांव आज भी 4000 से ज्यादा टेस्ट करता है। अगर 4000 में हमारे अगर 45 या 50 केस आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिविटी आइडियल शुड बी ऑलवेज 0.5 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, लेकिन लेस देन 2% अगर पॉजिटिविटी रहती है तो हम मान के चलते हैं कि वो एंडेमिक में है और पेंडेमिक इज वेल अंडर कंट्रोल। सो लेट्स होप के जो वैक्सीनेशन हमने की है या जो प्रेजेंट टेस्टिंग हम चल रहे हैं उससे हम ये करेंगे। लेकिन दीपक, बिल्कुल अभी जरूरी चीजें हैं। अब हमें पेंडेमिक कह लें या अब इसको एंडेमिक हो गया है, इसके बियॉन्ड सोचने का टाइम आ गया है। संभवतः अब हमें दूसरी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कहें या मैं अभी जिक्र करूं इन बातों का, जैसे आपने सीएसआर में बात करी, तो हम अगला प्लान हमने यही चीजें हम सोच रहे हैं। जिस तरह से हमने एनजीओज को लेके, सीएसआर में लेके या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने साथ इंक्लूड किया, तो हम आने वाले दिनों में इस चीज को हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। चाहे वो अनीमिया मुक्त भारत की बात करी जाए, मैं आपको यहाँ आज बताना चाह रहा हूँ, ऑनरेबल सीएम से हमने बात डिस्कस करी है। बहुत जल्दी हम गुड़गांव में 2 प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। अनीमिया मुक्त गुड़गांव में हम मेदांता के साथ टाई अप कर रहे हैं, और हम हार्ट, जिसको कहूँ लंग डिजीज की बात करूँ, हार्ट डिजीज की तो नहीं, और अर्ली हम अभी कोशिश कर रहे हैं लंग डिजीज में, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो सीओपीडी हो, चाहे अस्थमा हो, उसका अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम एक एस्ट्राजेनिका का है ग्रुप, उससे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने एक चीज सीखी है कोविड से, जो सबसे अच्छी चीज सीखी है वो ये है कि अब हमें ट्रैकिंग करना, हमें जीआईएस मैपिंग करना,
हर इंसान को, हर पेशेंट को ट्रैक करना, तो संभवतः अब हम प्लान पहले से बहुत अच्छा बना पाएंगे, चाहे वो डेंगू से रिलेटेड हो, चाहे वो मलेरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो अनीमिया से रिलेटेड हो। जिस तरह हमने टेस्टिंग का हर आदमी को, आप यकीन मानिए, मैं ये नहीं कहता हमारा पुलिस विभाग या हमारी CID या CBI अच्छा काम नहीं करती, लेकिन ये बात अब संभवतः आप दीपक खुद मानेंगे और सारा देश इस बात को मानेगा कि स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से एक एक मरीज को ढूंढा है, तो इसका मतलब ट्रैकिंग तो बड़ी आसान है करना। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम बातें रही इसका, लेकिन सबसे बड़ी बात शाइनिंग हरियाणा के इस मंच पे एक जो अच्छा संदेश जिसका तमाम लोग अब यही सुनना चाहते हैं कि अब कोविड का ये दौर समाप्ति की ओर, जिस तरीके से तमाम लोग हैं, तमाम लोग अब राहत की जिंदगी, क्योंकि अब जीवन पटरी पर। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर सुशील गढ़वे, आपसे हम एक बात जरूर जानना चाहेंगे। एक प्रश्न आज भी बार बार आता है, ये बार बार बातें आती हैं कि कोविड के जो पेशेंट थे उस दौरान उनको अब कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम सामने आने लगी है। कोई कहता है कि किसी को भूलने की आदत, कोई कहता है किसी के सिर में बालों की इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के अनेक समस्याएं। ऐसे में किस तरीके से उन्हें संपर्क करना चाहिए, किस तरीके की जांच होनी चाहिए ताकि वो अपने इस तरह की प्रॉब्लम जो मन में उनके अगर कोई ऐसी संशय है तो उसको दूर कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पोस्ट कोविड डिसऑर्डर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमने अपने एक्सपीरियंस में भी पाया है और थ्रू आउट द वर्ल्ड भी लोगों ने ये पाया है कि लगभग जो 30 से 50% लोग कोई ना कोई माइनर सिम्टम्स से ग्रस्त होते हैं और 5% लोगों को सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स में सिर दर्द रहना, बालों का गिरना, स्वाद का बदल जाना, कमजोरी रहना, बिना हार्ट या लंग प्रॉब्लम के थोड़ा हल्की सी ब्रेथलेसनेस रहना, नींद ना आना, एक अनएक्सप्लेन्ड कमजोरी रहना, जोड़ों में दर्द होना, इस तरह की परेशानी लोगों को हुई। कुछ लोगों को जिनको ज्यादा होती हैं, जैसे किसी को सेकेंड वेव में बहुत तेज बुखार आया, बच्चों में एक मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम हो जाती है। सो ज्यादा साइंटिफिक तथ्यों में ना जाते हुए मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बीमार होने के 6 सप्ताह के बाद अपने नॉर्मल दिनचर्या में नहीं आ पा रहा है तो वो अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से मिले। हो सकता है ये पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हो सकता है ये टोटली अनरिलेटेड प्रॉब्लम भी हो, क्योंकि जब पेंडेमिक होती है तो मोस्टली बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं और जो नॉन कोविड इलनेसेस हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। सो जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो नॉन कोविड इलनेस की वजह से भी हो सकते हैं। जो क्रोनिक बीमारियां थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिजीज का ट्रीटमेंट ले रहे थे, ट्यूबरकुलोसिस, वो भी इस बात का ध्यान दें कि उनकी दवाई कहीं मिस तो नहीं हो गई है, उनकी बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गई है। लोगों को हमेशा बेसिक रूल्स जो सेहत के हैं कि समय पे खाना, 1 घंटा एक्सरसाइज, समय पे सोना और अपने जो कुछ आज हमारे पास है हमें उसके लिए धन्यवादी होना चाहिए, लोगों का, प्रभु का, किसी का भी, जिसको भी आप मानते हैं, एक अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप कृतज्ञ फील करते हैं और किसी का, तो वो अपने आप में एक मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए तमाम बातें, लेकिन इसमें हम एक बात आगे हम अभी बात करेंगे, डॉक्टर DP गोयल से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आगे इस पूरी चर्चा को जारी रखेंगे। एजुकेशन पार्टनर गुरुकुल तक्षशिला, करनाल रोड, कैथल। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार। रियल एस्टेट पार्टनर 51 इंटरनेशनल, वेयर रियल एस्टेट गेट्स रियल। और फिल्बी, यू थिंक वी डिलीवर। सोशल पार्टनर कैनविन, उम्मीद स्वस्थ भारत की। इंडस्ट्री पार्टनर LKLS, इंडियाज लीडिंग ब्रांड ऑफ UPVC, एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज एंड फैकेट। और मैक्स ब्रॉस, वी रेस्पेक्ट यू। स्वच्छता पार्टनर प्रगति AL नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। और इको ग्रीन, वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशन।